आज के सेशन को शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो गाइडलाइंस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्रेडिट का, वो कौन गवर्न करता है? जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्रेडिट का जो गाइडलाइंस है वो कौन गवर्न करता है? ऑप्शंस है आरबीआई, डीजीएफटी, सेबी या फेडे। दोस्तों सही जवाब है इसका डीजीएफटी। डीजीएफटी क्या होता है? डीजीएफटी होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसे हम लोग डीजीएफटी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो डीजीएफटी है ये नोडल एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्न करती है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया। तो डीजीएफटी इस गाइडलाइन इशू करता है और रेगुलेशन इशू करता है कि सभी एस्पेक्ट यानी फॉरेन ट्रेड के सभी एस्पेक्ट पे गाइडलाइन इशू करना। जहाँ तक बात है बाकी तीन ऑप्शंस की, आरबीआई, सेबी और फेडे, ये सभी इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के, लेकिन इनका कोई डायरेक्ट जो जुरिसडिक्शन नहीं होता एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्रेडिट में। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए डीजीएफटी के द्वारा कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो दिया जाता है उसका मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे देखिए, आपने सुना होगा प्री शिपमेंट क्रेडिट होता है, प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट, राइट। दूसरा तो प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट एक तरह का क्रेडिट होता है जो कि एक्सपोर्टर को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपने वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कर सके प्रोडक्शन के दौरान और एक्सपोर्ट प्रोसेस के दौरान। नेक्स्ट होता है हमारा पोस्ट शिपमेंट। नेक्स्ट क्या होता है? आफ्टर प्री शिपमेंट वी हैव पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट। तो पोस्ट, ये जो क्रेडिट होता है ये प्रोवाइड किया जाता है एक्सपोर्टर को ताकि वो अपने वर्किंग कैपिटल नीड को फाइनेंस कर सके आफ्टर द गुड्स हैव बीन शिप्ड, गुड के शिपिंग होने के बाद। जो थर्ड टाइप ऑफ फाइनेंस होता है हमारा, जो थर्ड टाइप ऑफ स्पेसिफिक गाइडलाइन विच इज इशूड बाय डीजीएफटी, दैट इज रिगार्डिंग इंपोर्ट क्रेडिट। किसके रिगार्डिंग है दोस्तों? इंपोर्ट क्रेडिट के रिगार्डिंग है। ये क्या होता है इंपोर्ट क्रेडिट? तो बेसिकली इस तरह का जो क्रेडिट है वो इंपोर्टर्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपने परचेज को फाइनेंस कर सकें और गुड्स को इंपोर्ट कर सकें अब्रोड से। तो दोस्तों ये जो एक्सपोर्टर है और इंपोर्टर है इन्हें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्रेडिट मिलता है किसी ऑथराइज डीलर से, डीलर बैंक से भारत में। और डीजीएफटी के पास कुछ डेजिग्नेटेड बैंक होते हैं जैसे एक्सपोर्ट फाइनेंस बैंक, शॉर्ट में ईएफपी बोलते हैं, ईएफबी बोलते हैं। ये स्पेशलाइज्ड बैंक होती है जो कि वाइड रेंज ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जितने भी एक्सपोर्टर हैं उन्हें एक कोड नंबर चाहिए, राइट, इससे पहले कि वो एक्सपोर्ट करे। वो नंबर क्या होता है? सो एवरी एक्सपोर्टर रिक्वायर्स अ कोड नंबर बिफोर मेकिंग एक्सपोर्ट. What is the number? Options are export code number offered by is issued by RBI, identification number issued by Export Promotion Council, IC number issued by DGFT, facilitation number issued by FIEO. दोस्तों सही जवाब है इसका, the correct answer to this particular question is identification number, sorry, ऑप्शन नंबर सी, IC number issued by DGFT. देखिए IC का मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। IC का फुल फॉर्म होता है इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड। तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड आईसी का फुल फॉर्म होता है। तो बेसिकली ये है क्या? ये 10 डिजिट का एक कोड है जो कि कौन इशू करती है? डीजीएफटी इशू करती है। किसे इशू करती है? उस बिजनेस को इशू करती है जो कि इंपोर्ट करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को भारत से। तो आईसी नंबर मैंडेटरी है सभी एक्सपोर्टर्स के लिए और सभी इंपोर्टर्स के लिए भारत में। बाकी ऑप्शंस की यदि हम बात करें तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक्सपोर्टर कोड नंबर इशूड बाय आरबीआई। तो दोस्तों देखिए, ये जो आरबीआई जो है कोई एक्सपोर्टर कोड नंबर इशू नहीं करती है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड बाय एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आइडेंटिफिकेशन नंबर तो इशू करती है लेकिन अपने मेंबर को इशू करती है। ये जो नंबर है वो एक्सपोर्ट के लिए नहीं करती। और लास्ट जो ऑप्शन कर रहा है फैसिलिटेशन नंबर इशूड बाय एफआईओ। दोस्तों एफआईओ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली एक ट्रेड एसोसिएशन है जो कि एक बहुत तरह का सर्विस अपने एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करता है, लेकिन ये जो है फैसिलिटेशन नंबर इशू नहीं करता। तो फ्रेंड्स होपफुली आपने समझ में आ गया होगा कि ये चारों ऑप्शंस में से क्यों थर्ड ऑप्शन ही सही है। तो देखिए आईसी नंबर को लेना है ना, तो जो बिजनेस है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं डीजीएफटी की वेबसाइट से, और एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और जैसे एप्लीकेशन इसे अप्रूव होगा तो बिजनेस जो है बिजनेस को आईसी नंबर इशू कर दिया जाएगा। चलिए होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन।
नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स ये तो बीएफएम का बात रहा। जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ेंगे उनको केवल मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ दोनों दोस्तों उनको यूनिट वाइज जो वीडियोस हैं, जो मैं आपको बोला ना कि डेली बेसिस पे मैं आपको पेज बताऊंगा और पेज के बेसिस पे आपको उससे रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करूंगा कि हाँ ये शॉर्ट नोट्स है इसका, ये इसका वीडियोज है, तो वो आपको मिलेगा। और फाइनली मैं आपको कैप्सूल कोर्स भी इसके अंदर प्रोवाइड करूंगा मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। तो बेसिकली मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको क्या मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहा है, प्लस वीडियोज मिल रहा है, और प्लस आपको मॉक मिल रहा है, और प्लस कैप्सूल कंटेंट मिल रहा है, जो हमारा व्हाट टू स्टडी पीडीएफ होता है, कैप्सूल कंटेंट होता है। यानी ये चारों चीज का फायदा आपको मिल रहा है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। और फ्रेंड्स मेंटरशिप प्रोग्राम का मैं आपको कॉस्ट बता देता हूँ, वो है मात्र ₹400। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा एक एप्लीकेशन पे, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, या मुझे व्हाट्सएप करें इस पार्टिकुलर नंबर पर डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए कि कैसे मैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल होना चाहता हूँ। तो मुझे व्हाट्सएप करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे ऐप पे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही रहा। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि एक्सपोर्टर जो है वो अपने एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट को कितने दिनों में सबमिट करेंगे, राइट। ऑप्शंस आर जिस दिन से डॉक्यूमेंट का डेट है उसके 15 दिन में, शिपमेंट के डेट से 15 दिन में, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट से 21 दिन में, और शिपमेंट के डेट से 21 दिन में। दोस्तों देखिए सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 21 डेज फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट। देखिए एज पर द फेमा एक्ट, आपने फेमा पढ़ा होगा, राइट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को फेमा एक्ट हम लोग बोलते हैं। तो एज पर द फेमा एक्ट जो भी एक्सपोर्टर्स हैं भारत में, उन्हें सबमिट करना पड़ता है सारा का सारा एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट अपने ऑथराइज डीलर को विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, राइट। तो ये बैंक जो है कलेक्ट करेगी एक्सपोर्ट प्रोसीड को कहाँ से, बायर से, और रिमिट कर देगी किसी एक्सपोर्टर कंट्री को। तो जो एक्सपोर्टर जो सबमिट नहीं कर पाते हैं अपने एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट को बैंक को विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, तो उन्हें दोस्तों पेनल्टीज लगता है, राइट। अब आप ये पूछेंगे कि कौन कौन से एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट आते हैं जो कि सबमिट करने पड़ते हैं बैंक्स को। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर कीजिए। पहला है कॉमर्शियल इनवॉइस, द फर्स्ट इज कॉमर्शियल इनवॉइस, ओके, दिस इज द फर्स्ट। दूसरा है दोस्तों हमारा पैकिंग लिस्ट, और थर्ड इज bill of lading, and fourth is shipping bill, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन एक्सेट्रा। तो दोस्तों एक्सपोर्टर जो है कंटेक्ट करते हैं अपने बैंक्स को ताकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सके स्पेसिफिक एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट का जो कि उन्हें सबमिट करना है। Now let's see the next question, question number 4. Now question is export of computer software in non physical form should be declared in, यानी दोस्तों पूछा जा रहा है कि जो हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट होता है नॉन फिजिकल फॉर्म में, उसे किस फॉर्म में डिक्लेयर किया जाएगा, जीआर फॉर्म, पीबी फॉर्म, सॉफ्टेक्स फॉर्म, ईएनसी फॉर्म। सही जवाब है इसका सॉफ्टेक्स फॉर्म। दोस्तों मैं आपको सॉफ्टेक्स के बारे में बता दूं, ये बेसिकली क्या है, ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है डिक्लेयर्ड इन। तो दिस इज अ डिक्लेरेशन फॉर्म जिसको एक्सपोर्टर्स ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिनको एक्सपोर्टर्स के द्वारा So it is a declaration form that is required to be filled by exporter of computer software in non-physical form. इस फॉर्म के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है एक्सपोर्टेड सॉफ्टवेयर के बारे में, जैसे कि किस तरह का सॉफ्टवेयर था, उसका वैल्यू कितना था एक्सपोर्ट का। तो दोस्तों सॉफ्टेक्स फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं DGFT की वेबसाइट से, या नहीं तो और जो फॉर्म है वो सबमिट किया जाएगा एक्सपोर्टर्स की ऑथराइज्ड डीलर बैंक में विद इन 21 डेज ऑफ डेट ऑफ शिपमेंट। ठीक है, बाकी जो फॉर्म्स है जैसे जीआर फॉर्म है, तो जीआर फॉर्म से क्या क्या होता है कि जो हमारा गुड्स का एक्सपोर्ट होता है फिजिकल फॉर्म में, उसके लिए होता है। तो जीआर फॉर्म किसके लिए है, गुड्स के लिए है। पीबी फॉर्म होता है दोस्तों, इससे डिक्लेयर करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड बाय पोस्ट। तो यदि पोस्ट के माध्यम से गुड को एक्सपोर्ट हो रहा है तो पीबी फॉर्म यूज में जानकारी है। ईएनसी फॉर्म के थ्रू दोस्तों एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को डिक्लेयर किया जाता है अंडर एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम। अंडर द एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम दिस इज डन। So correct answer to this question is option number C, that is Softex form. Now next question, which of the following is not exempt from EDF? EDF से किसी exemption नहीं मिला। EDF क्या होता है, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। ऑप्शंस आर
goods or software exceeding $25,000 in value, gift of good worth not over $5 lakh, give rupees 5 lakh, gift not exceeding $1,000 per transaction, exported to Myanmar under bilateral trade agreement, and all are exempted from ADF. तो बताइए दोस्तों इनमें से किसे एग्जाम्पशन नहीं दिया गया है EDF से अंदर? दोस्तों देखिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुड्स और सॉफ्टवेयर एक्सीडिंग $25,000 इन वैल्यू। देखिए क्या है कि जो भी हमारे गुड्स है सॉफ्टवेयर है जिनका वैल्यू जो है $25,000 से ज़्यादा है, इन्हें एग्जाम्पशन नहीं दिया गया है फ्रॉम एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, और बाकी को दिया गया है। जैसे और दूसरे ऑप्शन जैसे मान लीजिए कि गिफ्ट्स ऑफ गुड, राइट, यहाँ देखिए लिखा है ना, गिफ्ट ऑफ गुड वर्थ नॉट ओवर 5 लाख, राइट, तो इसको दिया गया एग्जाम्पशन। और दोस्तों गुड्स नॉट एक्सीडिंग $1,000 पर ट्रांजेक्शन, इसे भी दिया गया एग्जाम्पशन। तो फ्रेंड्स EDF जो है एक्सपोर्टर फिल करते हैं ताकि वो अपने एक्सपोर्ट्स के डिटेल को कस्टम अथॉरिटी को डिक्लेयर कर सकें, और जो भी इन्फॉर्मेशन EDF में कलेक्ट किया जाता है उसे ट्रेड स्टैटिस्टिक्स को कंपाइल किया जाता है, राइट। एक्सपोर्टर EDF ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं कस्टम आइसगेट पोर्टल के माध्यम से। सो होपफुली द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। ओके, इनमें से कौन सा एग्जाम्प्टेड है EDF से? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है वेवर के रिगार्डिंग, यानी वेवर एग्जाम्पशन फॉर सबमिशन ऑफ GR फॉर्म, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन। लेट्स स्टडी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो वेवर है यानी जो एग्जाम्पशंस हैं, राइट, किस चीज़ के लिए? GR फॉर्म के सबमिशन के लिए। पूछा जा रहा है कि एग्जाम्पशंस जो है सबमिशन ऑफ GR फॉर्म इन मेड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट रेमिटेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, यानी किस केस में एग्जाम्पशन दिया गया है? ऑप्शन है 5 लाख तक का गिफ्ट हो, ऑप्शन 2 है ट्रेड सैंपल का, ऑप्शन सी है $25,000 का एक्सपोर्ट हो, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये सभी केसेस में दिया जाता है 5 लाख तक का गिफ्ट हो, यानी तो ट्रेड सैंपल हो, या एक्सपोर्ट हो अप टू $25,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इन तीनों केसेस में उन्हें एक GR फॉर्म सबमिट नहीं करना पड़ेगा अपने ऑथराइज्ड डीलर बैंक को, यानी ये जो हमारे एक्सपोर्टर हैं दे डिड नॉट सबमिट GR फॉर्म टू देयर ऑथराइज्ड बैंक। तो दोस्तों GR फॉर्म क्या होता है? GR फॉर्म एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसको फिल किया जाता है एक्सपोर्टर्स के द्वारा ताकि वो अपने एक्सपोर्ट को डिक्लेयर कर सके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, यानी RBI को। सो दिस इज कॉल्ड GR फॉर्म। दिस इज बेसिकली अ डिक्लेरेशन फॉर्म दैट इज GR फॉर्म एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है ताकि जिसे एक्सपोर्टर फिल करते हैं ताकि वो अपने एक्सपोर्ट्स को डिक्लेयर कर सके RBI को। ये फॉर्म के द्वारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है एक्सपोर्टेड गुड्स के बारे में, टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। एक्सपोर्टेड जिन्हें एग्जाम्पशन दिया जाता है GR फॉर्म के सबमिशन का, वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे अपने एक्सपोर्ट का, और दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन है RBI को रिक्वेस्ट पे होने पे वो प्रोवाइड करेंगे। सो करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम। So friends, before continuing the lecture, let me introduce you to our CIP comprehensive course, which includes PDF, videos, mock tests, daily quizzes, and capsule PDF. So all the contents are provided to you in a single course. This course validity is 6 months, and for more detail, you can just install this particular app and send the text. Now let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक्सपोर्ट प्रोसीड जो होता है दोस्तों किसी भी कंट्री से, किसी भी ACU कंट्रीज से, राइट, एक्सपोर्ट प्रोसीड फ्रॉम एनी ऑफ द ACU कंट्री, एशियन ट्रेड यूनियन, तो वो ACU मैकेनिज्म में सेटल होगा। एक्सेप्शन क्या है? दिस इज द क्वेश्चन। तो व्हाट इज द एक्सेप्शन? सो दिस इज द क्वेश्चन। लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव। सो ऑप्शंस आर श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, एंड ऑप्शन डी रिपब्लिक ऑफ ईरान। So now let me explain the correct answer to this particular question. So किसी भी ACU कंट्री से जो एक्सपोर्ट प्रोसीड होगा वो ACU मैकेनिज्म में ही दोस्तों सेटल्ड होगा। एक्सेप्शन क्या है ये पूछा जा रहा है। सो बताइए श्रीलंका होगा, नेपाल होगा, पाकिस्तान होगा? दोस्तों सही जवाब है इसका नेपाल। देखिए ACU एक मल्टीलैटरल पेमेंट अरेंजमेंट है। सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान एंड श्रीलंका। सो द ACU मैकेनिज्म
allow for the settlement of the trade transaction among these country in their respective local currency without the need for foreign exchange. लेकिन दोस्तों नेपाल को अपने ट्रेड ट्रांजेक्शन को सेटल नहीं करना होता है दूसरे एसीयू के साथ अंडर द एसीयू मैकेनिज्म. नेपाल जो है अपने ट्रेड ट्रांजेक्शन को फ्रीली सेटल कर सकता है दूसरे एसीयू मेंबर कंट्री के साथ बिना किसी मोड ऑफ पेमेंट का, दैट इज म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द बिजनेस. तो दोस्तों बाकी ऑप्शन क्या है? श्रीलंका को अपने ट्रेड ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए दूसरे एसीयू मेंबर के साथ, ठीक है, एसीयू मेंबर कंट्री के साथ डिस्कशन करना होगा. सो दिस इज नॉट रिमेन. And then the last is next option that रिपब्लिक ऑफ ईरान को भी दोस्तों अपने ट्रेड ट्रांजेक्शन को सेटल करने में इसी मैकेनिज्म का हेल्प लेना पड़ेगा, इसी मैकेनिज्म कंट्री का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन करेंसी बिल में जो इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन होता है एक्सपोर्ट बिल का वो कौन सा दिन होता है? राइट, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे फॉरेन करेंसी बिल्स हैं इनमें जो डेट ऑफ इफेक्टिव रियलाइजेशन होता है, इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन होता है एक्सपोर्ट बिल का. So let's see what are the options. So options are पहला ऑप्शन है डेविड वॉस्ट्रो एंड द सेकंड ऑप्शन इज डेविड नॉस्ट्रो और द थर्ड ऑप्शन इज क्रेडिट वॉस्ट्रो एंड लास्ट ऑप्शन इज क्रेडिट नॉस्ट्रो. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो का मतलब क्लियर होना चाहिए. नॉस्ट्रो मतलब आवर अकाउंट विथ यू, वॉस्ट्रो मतलब योर अकाउंट विथ अस. एंड आई थिंक द डेबिट एंड क्रेडिट कंसेप्ट इज क्लियर टू यू, राइट. तो दोस्तों फॉरेन करेंसी बिल में जो इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन होता है एक्सपोर्ट बिल का वो कौन सा होता है? दैट्स द क्वेश्चन. Very good question. It may be asked. दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्रेडिट एंड नॉस्ट्रो. जो इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन होता है किसी एक्सपोर्ट बिल का वो खासकर फॉरेन करेंसी बिल के केस में वो डेट ऑफ क्रेडिट होता है बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट में, राइट. दैट्स वाई क्रेडिट नॉस्ट्रो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. दोस्तों मैं आपको नॉस्ट्रो के बारे में थोड़ा बता देता हूँ. नॉस्ट्रो अकाउंट एक अकाउंट होता है जो कि बैंक फॉरेन करेंसी में होल्ड करती है दूसरे बैंक में. जब भी कोई एक्सपोर्टेड गुड्स या सर्विस भेजता है फॉरेन बायर को और दोस्तों पेमेंट रिसीव करता है फॉरेन करेंसी में, so in that case what happens, the bank will credit the exporter account with the foreign currency equivalent of the payment. So this credit score will be made to the exporters nostro account. दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन होता है एक्सपोर्ट बिल का वो डेट होता है. देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मैं क्लियर कर रहा हूँ. यहाँ पे इसका मतलब मैंने बताया आपको कि डेबिट नॉस्ट्रो का मतलब क्या है एंड व्हाट इज द करंट ट्रेंड. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन क्या होता है? इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपोर्ट बिल का वो डेट होता है जिसमें इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपोर्ट बिल का वो डेट होता है जिस पे एक्सपोर्टर्स का जो नॉस्ट्रो अकाउंट है वो फॉरेन करेंसी पेमेंट से क्रेडिट होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सपोर्टर जो है अपने फॉरेन करेंसी को एक्सेस कर सकता है, यूज कर सकता है, राइट. सो बाकी ऑप्शन जो है जैसे डेबिट वॉस्ट्रो, तो दोस्तों डेबिट वॉस्ट्रो इंडिकेट करता है कि बैंक जो है फंड विड्रॉ कर रही है एक्सपोर्टर्स के नॉस्ट्रो अकाउंट से और ये वो केस नहीं है, ठीक है. डेबिट नॉस्ट्रो मतलब ये इंडिकेट करेगा कि बैंक जो है विड्रॉ कर रही है फंड को फ्रॉम द एक्सपोर्टर्स लाइफ. The correct answer to this question is option number D, that is credit and nostro. Now let's see the next question that we have. In case of rupees bill, so in earlier case what we have seen, earlier scene हमने foreign currency bill देखा, अब हम लोग rupee bill को देख रहे हैं, right. The same question is there. Now we are discussing rupee bill. So question is rupee bill के केस में जो effective date of realization होता है बिल का वो कब से होता है और बैंक डेबिट वॉस्ट्रो, डेबिट नॉस्ट्रो, क्रेडिट वॉस्ट्रो, क्रेडिट नॉस्ट्रो. तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर है डेबिट वॉस्ट्रो. मैं समझाता हूँ. देखिए रूपी बिल के केस में क्या होता है कि जो इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन होता है एक्सपोर्ट बिल का वो डेट ऑफ डेबिट होता है बैंक के वॉस्ट्रो अकाउंट में. ऐसा इसलिए जब भी कोई एक्सपोर्टर पेमेंट रिसीव करेगा, जैसे मान लीजिए कि ये एक्सपोर्टर है, ही इज एन एक्सपोर्टर, ही रिसीव पेमेंट. जब भी कोई एक्सपोर्टर पेमेंट रिसीव करेगा, राइट, रुपीज़ में फॉर गुड्स एंड सर्विस के लिए दोस्तों सपोज एक्सपोर्टर विल ओके
तो दोस्तों जब भी कोई एक्सपोर्टर को पेमेंट मिलता है रुपीज़ में गुड्स एंड सर्विस के लिए, तो वो क्या करता है, वो एक्सपोर्ट करता है फॉरेन बायर को, and the foreign buyer Vostro account is an account that the foreign buyer bank hold in rupees with the exporter of the bank. So friends, यहाँ पे इस पार्टिकुलर केस में जो एट्रैक्टिव that the effective date of realization is the date दोस्तों इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपोर्ट बिल का वो डेट होता है जिस पे फॉरेन बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट को डेबिट किया जाए। ऐसा इसलिए कि एक्सपोर्टर आप एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू विल कार्ड द ओके, सो डेबिट हॉस्टो करेक्ट आंसर है, क्रेडिट हॉस्टो गलत आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा एक्सपोर्ट बिल रियलाइजेशन होता है उसे कितने दिनों में किया जाता है, राइट एक्सपोर्ट बिल को कितने दिनों में रियलाइज किया जाता है, दिस इज द क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। So let me explain this particular question that export bill is realized in how many days. Options are 180 days, option B 9 month, option C 1 year, option D 15 month. So बताइए दोस्तों क्या सही जवाब है इसका, एक्सपोर्ट बिल का रियलाइजेशन कब होता है, दैट्स द क्वेश्चन। So realization regarding export bill realization, let me explain. So friends, एक्सपोर्ट बिल जो है 9 महीने में, राइट 9 मंथ इज द करेक्ट आंसर, 9 मंथ में रियलाइज किया जाता है डेट ऑफ शिपमेंट से। तो फेमा ये करता है कि एक्सपोर्टर जो है उन्हें फुल पेमेंट मिल जाएगा एक्सपोर्टेड गुड्स का या सर्विसेज का विद इन 9 मंथ ऑफ शिपिंग दैम, यानी शिपमेंट से 9 महीना के अंतर्गत जो एक्सपोर्टर है उन्हें फुल पेमेंट मिल जाएगा, राइट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक्सटेंशन अलाउ करती है 9 महीने पीरियड का कुछ केसेस में, जैसे कि मान लीजिए गुड्स एंड सर्विस जो है एक कंट्री को एक्सपोर्ट किया जा रहा है जिसके साथ इंडिया का बायलैटरल ट्रेड रिलेशन एग्रीमेंट है। यदि मान लीजिए गुड्स एंड सर्विस जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है कंसाइनमेंट बेसिस पे, या गुड्स एंड सर्विस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है वैसे कंट्री को दैट इज फेयरिंग सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज 9 मंथ, ऑप्शन नंबर बी। मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि मान लीजिए कोई एक्सपोर्ट बिल अनरियलाइज रह जाता है, राइट, तो यानी कि ओवरड्यू बिल हो गया, अनरियलाइज बिल बोले, यानी कि ओवरड्यू था इसलिए वो अनरियलाइज हो गया। अब दोस्तों बियॉन्ड 6 मंथ ऑफ डेट ऑफ एक्सपोर्ट, 6 महीना बीत चुका है डेट ऑफ एक्सपोर्ट से, तो इट शुड बी रिपोर्टेड टू आरबीआई इन विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट, ऑन हाफ ईयरली बेसिस। So if the export bill remain unrealized, that is overdue bill and beyond 6 months from date of export, it should be reported to RBI in which form? So the options are ETX, XOS, PP and SDF. So the correct answer to this question is answer number B, that is सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज एक्सओएस। मैं समझाता हूँ एक्सओएस क्यों सही जवाब है इसका, लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। सो इट शुड बी रिपोर्टेड टू आरबीआई इन विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट, दिस इज द क्वेश्चन, दैट इज ईटीएक्स, एसओएस, पीपी एंड एसडीएफ। सो फ्रेंड्स लेट्स सी दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों एक्सओएस का फुल फॉर्म पहले समझिए, एक्सओएस का फुल फॉर्म है ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल स्टेटमेंट, इसका फुल फॉर्म है ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल स्टेटमेंट, राइट। तो दोस्तों ये वो स्टेटमेंट होता है जो कि एक्सपोर्टर को सबमिट करना होता है अपने ऑथराइज्ड डीलर बैंक को हाफ ईयरली बेसिस में इन्हें सबमिट करना होता है, जिस कारण से, और दोस्तों हर एक को एक्सपोर्ट बिल को रिपोर्ट करना है जो कि अनरियलाइज हो गया है 6 महीना के बाद फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपोर्ट। दोस्तों ये जो एक्सओएस स्टेटमेंट होता है ना, वो सबमिट किया जाएगा बैंक को विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द हाफ ईयर। तो हाफ ईयर के 30 डेज के अंदर ये एक्सओएस डेट सबमिट करना है। अब हाफ ईयर क्या होता है, जैसे 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर, तो ये हाफ ईयर कहलाएगा। उसके बाद 1 अक्टूबर से लेकर आपका 31 मार्च, सो दिस इज कॉल्ड हाफ ईयर, राइट।
सो एक्सवाइज स्टेटमेंट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन रहेंगे कि एक्सपोर्ट का डेट क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, फॉरेन बायर के नाम क्या है, एड्रेस क्या है, एक्सपोर्ट बिल का वैल्यू क्या है, रियलाइजेशन का डेट क्या है एक्सपोर्ट का, नॉन रियलाइजेशन का एक्सपोर्ट बिल का रीजन क्या है। तो बैंक क्या करेगी, एक्सवाइज स्टेटमेंट को सबमिट, जो भी रिसीव हुआ है एक्सपोर्टर से वो बैंक आरबीआई को सबमिट कर देगी। आरबीआई जो भी इन्फॉर्मेशन एक्सवाइज स्टेटमेंट में कलेक्ट की है उसको यूज करेगी ताकि एक्सपोर्ट प्रोसीड को रियलाइज करे। जहाँ तक बात है ईटीएक्स की, तो ईटीएक्स होता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर्म। ये वो फॉर्म होता है जो कि एक्सपोर्टर सबमिट करती है अपने ऑथराइज डीलर बैंक को ताकि वो 9 मंथ पीरियड का एक्सटेंशन ले सके एक्सपोर्ट प्रोसीड के रियलाइजेशन में। पीपी की यदि हम बात करें तो ये होता है पोस्ट पार्सल फॉर्म। ये वो फॉर्म होता है जो कि एक्सपोर्टर सबमिट करते हैं अपने ऑथराइज डीलर बैंक को ताकि वो डिक्लेयर कर सके एक्सपोर्ट ऑफ गुड बाय पोस्ट। एसडीएफ होता है दोस्तों आपका शिपिंग बिल डिक्लेरेशन फॉर्म। इट इज़ अ फॉर्म फ्रॉम द एक्सपोर्टर। So the correct answer to this particular question is XOS we have discussed. Now before continuing the lecture, let me introduce you to our CIB PDF plan. So in PDF plan what you get unit wise theory PDF, unit wise MCQs PDF which is amount to 3000 plus MCQs. Also we provide quick revision capsules for quick revision and previous year questions. So all this content you will get for all 4 subjects. Okay, this plan, and also we are offering 40% discount, so do enroll in that particular plan. Now next question is what is the time limit as per FIDE rule for crystallization of overdue FC exported bill purchased by the bank। तो पूछा जा रहा है कि FIDE रूल के अनुसार टाइम लिमिट क्या है ओवरड्यू बिल के क्रिस्टलाइजेशन का, राइट, दिस इज द क्वेश्चन। सो व्हाट आर द ऑप्शंस? ऑप्शंस देखते हैं कि जिस दिन ओवरड्यू हुआ उसके 10 दिन, ऑप्शन बी कर रहा है कि जिस दिन ओवरड्यू हुआ उसके 15 दिन, ऑप्शन सी कर रहा है कि जिस दिन ओवरड्यू हुआ उसके 30 दिन, ऑप्शन डी कर रहा है कि बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है। So friends, let's see this particular question. What is the time limit as per FIDE rule for crystallization of overdue foreign currency export bill purchased by the bank? So let me explain this particular question clearly. देखिए FIDE का रूल ये कहता है कि कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है ओवरड्यू एफसी के क्रिस्टलाइजेशन का। तो बैंक जो है डिसाइड कर सकती है अपने डिस्क्रिप्शन पे कि उस बिल को कब क्रिस्टलाइज करना है, लेकिन बैंक को क्रिस्टलाइज करना है बिल को विद इन अ रीजनेबल टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसमें सारे रेलिवेंट फैक्टर को ध्यान में रखना है, जैसे कि इंपोर्टर का क्रेडिट वर्दिनेस कैसा है, जैसे कि कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन क्या है या इकोनॉमिक कंडीशन क्या है इंपोर्टर्स कंट्री का। क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपका जो ये ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल होता है ना उसको आप एक लोन एसेट में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल इज कन्वर्टेड टू लोन एसेट, सो दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो फ्रेंड्स जैसे एक बिल क्रिस्टलाइज हो जाएगा तो बैंक जो है क्लेम नहीं कर सकती कोई लॉस एक्सपोर्टर से ऑन द अकाउंट ऑफ नॉन रियलाइजेशन ऑफ द बिल। तो बैंक जो है ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल को क्रिस्टलाइज करती है 30 to 60 डेज आफ्टर फ्रॉम द डेट ऑन विच द बिल बिकम ओवरड्यू। लेकिन बैंक जो है क्रिस्टलाइज कर सकती है अर्ली बिल को पहले या लेटर डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक सर्कमस्टांस ऑफ ईच केस, ठीक है। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया ऑप्शन नंबर डी क्यों सही है, क्योंकि बैंक के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज EFC अकाउंट कौन खुलवा सकता है, राइट, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। Who can open an EFC account? Well, you know what is the meaning of this EFC account? Exchange Earner Foreign Currency Account, right? So who can, आप देखिए ऑप्शंस को जरा देखते हैं। So options are individuals and companies. So सब ऑप्शंस तो आपसे आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए वो है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 and 1, 2 and 3, राइट। EFC अकाउंट कौन खुलवा सकता है, वेरी गुड क्वेश्चन। फ्रेंड्स लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन क्लियरली इन इजी मैनर। तो जितने भी कैटेगरीज होते हैं फॉरेन एक्सचेंज अर्नर का, इसके अंदर इंडिविजुअल भी आते हैं, कंपनीज भी आते हैं जो कि भारत के निवासी हैं और वो ओपन करवा सकते हैं EFC अकाउंट। EFC अकाउंट एक तरह का बैंक अकाउंट होता है जो कि अलाउ करता है होल्डर्स को कि वो डिपॉजिट करे और विड्रॉ हो। So EFC are the type of bank account that allow holder to deposit and withdraw foreign currency। अकाउंट एक तरह का बैंक अकाउंट होता है जो कि होल्डर को अलाउ करता है कि वो डिपॉजिट करे और फॉरेन करेंसी विड्रॉ करे बिना उसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किए। ये बेनिफिशियल होता है फॉरेन एक्सचेंज अर्नर के लिए क्योंकि उसे टाइम बचता है, मनी बचता है, कन्वर्जन फी बचता है। तो EFC अकाउंट को ओपन करवाने के लिए इंडिविजुअल और कंपनी का अपने बैंक के साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड एंड प्रूफ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा। तो EFC अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं अलग अलग पर्पजेस के लिए, जैसे कि receiving payment for exported goods and service and making payment for important goods and service etc.
Now, how much can be credited into EFC account? This is a very good question कि आप कितना पैसा जो है EFC अकाउंट में डाल सकते हैं. This is the question. So ऑप्शंस को देखते हैं. ऑप्शन से ऑप्शन ए इज 50%, ऑप्शन बी इज 75%. So how much can be credited into an EFC account? तो 50% foreign exchange earning, 75% foreign exchange earning, 100% foreign exchange earning, and the last option is 100% foreign exchange earning provided the sum total of the accrual of the account during a calendar month should be converted into rupees on or before the last date of succeeding month. दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी. देखिए जो हमारे EFC अकाउंट होल्डर है ना, वो अपने फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का 100% जो है अपने अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं. लेकिन दोस्तों वो कन्वर्ट कर लेंगे जो भी एक्रूवल है अपने अकाउंट में एक कैलेंडर मंथ में रुपीज़ में ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सक्सेडिंग मंथ. ठीक है. अब देखिए जो बैलेंस है EFC अकाउंट का, उसको किस किस पर्पज़ से अप्रूवल मिला है. पहला कि मान लीजिए इंपोर्टेड गुड्स का पेमेंट करना है, फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करना है, या ट्रैवल के लिए सेव करना है, या दूसरे खर्चे के लिए. राइट. तो फॉरवर्ड कमिटमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का या बेचने का फॉरेन करेंसी को प्री डिटरमाइंड प्राइस पे. यदि EFC अकाउंट होल्डर जो है अपने सम टोटल को कन्वर्ट नहीं करते हैं रुपीज़ में, ठीक है, तो वो उनको पेनल्टी के लिए लायबल होते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द परमिसिबल क्रेडिट इन EFC अकाउंट. आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो हमारे EFC अकाउंट होते हैं इसमें परमिसिबल क्रेडिट कौन कौन सा होता है. लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव. ऑप्शंस आर फर्स्ट इज इनवर्ड रेमिटेंस थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल. Option B is advance remittance for received by exporter, and next option we have is payment received from exporter of good. जो भी पेमेंट हमें गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए मिला है और सर्विसेज के एक्सपोर्ट के लिए मिला है भारत से. सो लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 and 1, 2 and 3. बताइए परमिसिबल क्रेडिट को क्या क्या है हमारे EFC अकाउंट में. इनवर्ड रेमिटेंस, एडवांस रेमिटेंस, पेमेंट रिसीव्ड. दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2 and 3, यानी ये सभी. राइट. देखिए मैं बताता हूँ, इनवर्ड रेमिटेंस हो चाहे एडवांस रेमिटेंस हो चाहे पेमेंट रिसीव, ऑल ऑफ दिस आर इंक्लूडेड. तो EFC अकाउंट को डिज़ाइन किया गया है कि वो फ्लेक्सिबल रहे, कन्वीनियंट रहे फॉरेन एक्सचेंज अर्नर के लिए. ये होल्डर को अलाउ करता है कि वो डिपॉजिट करे और विड्रॉ करे फॉरेन करेंसी को बिना उसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किए, और वो बहुत सारे पर्पज़ के लिए कर सकते हैं ऐसा. जैसे मान लीजिए कि उन्हें एक्सपोर्टेड गुड्स एंड सर्विस का पेमेंट लेना है, या पेमेंट करना है इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विस का, या फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करना है. सो ऑल ऑफ दिस आर इंक्लूडेड. राइट. So hopefully you have understood this particular question. Now friends, we have CIB mock test program for you in which we provide you daily quizzes, we provide you page wise mock test, we provide you unit wise mock test, module wise mock test, full length mock test. So it is a fully fledged preparation for your CIB examination. So do enroll in this particular course. And if you want to get at a single place all PDF, all videos, all mock test, all daily quizzes, so you can enroll in our comprehensive plan. So this is our app from Google Play Store. Just install this particular app, and after installation you will get this type of interface. You can purchase any course as per your requirement. Okay. And if you have any query related to CIB, please feel free to contact me on this particular number. Do like and share this particular video, and thanks for watching. Do subscribe the channel so that whenever new video get uploaded you will get instant notification. Thanks.